हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आई क्यू स्टडी ओनली चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जैसे कि मध्यकालीन भारत की जो सीरीज चल रही है, और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पढ़ाऊँगी। जैसे कि जैसे अपने सीरीज चल रही थी, मैंने पहले ही बताया था। सबसे पहले अपन ने अरब पढ़े, अरब के बाद अपन ने तुर्क पढ़े, और तुर्कों में अपन ने दो पार पढ़ा, जैसे कि महमूद गजनवी वाला और मोहम्मद गोरी वाला। अब पिछली पिछली क्लास में मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा था। आज इसी क्लास में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। मैंने पहले ही बताया था कि दिल्ली सल्तनत जो एक काल है, इसकी स्थापना करने वाला कौन है? मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब 1205 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी, और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना करी थी। या ये कह सकते हैं कि मुस्लिम वंश की नींव जो भारत में मजबूत होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि अरब जब भारत आए थे धन संपदा लूटने आए थे। तुर्क जब भारत आए थे तो सिर्फ उनका भी मकसद धन संपदा लूटना था। जैसे गजनी ने जितने भी आक्रमण किए, और गजनी के आक्रमण के बारे में मैंने आपसे बताया था। और मोहम्मद गोरी भारत आया तो मोहम्मद गोरी का भी ऐसा कोई खास मकसद या नहीं था कि वो भारत में ही मतलब मुस्लिम वंश की स्थापना करेगा, संस्थापक या फिर उसकी नींव रखेगा। पर मोहम्मद गोरी भी कुछ समय आक्रमण करने के बाद वो गोर वापस चला गया। पर उसके जो जीते हुए, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान को जब उसने हराया तो यहाँ पर मतलब अपने भारत में ऐसा कोई वंश उस समय संस्थापित नहीं था। टुकड़ों में राज्य बटे हुए थे, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग वंशों का थोड़ा थोड़ा शासन चल रहा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था मोहम्मद गोरी, मतलब मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली सल्तनत मतलब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, मतलब दिल्ली सल्तनत संभालने वाला उसका जो गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। और यहीं से शुरू होगी गुलाम वंश की स्थापना। और धीरे धीरे अपन आगे जब दिल्ली सल्तनत में अपन सारे वंश पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से शुरू होता है। मेन मध्यकालीन भारत का जो पार्ट है वो यहीं से शुरू होता है, और यहीं से शुरू होगा धीरे धीरे अपन जो हिस्ट्री में। क्योंकि ये जो पार्ट पढ़ेंगे अपन, पहले वंश पढ़ेंगे, लगभग दिल्ली सल्तनत काल में अपन 4-5 वंश पढ़ेंगे। इसके बाद अपन मुगल पढ़ेंगे। तो मोस्टली क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा बनते हैं, दिल्ली सल्तनत काल से लेकर और क्या कहते हैं पूरा मुगल वंश तक। मध्यकालीन हिस्ट्री के सिर्फ इसी बीच के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरब तुर्क के कम ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा तरह से क्वेश्चन वनडे एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं। पर यहाँ से जो वंश अपन सेपरेट पढ़ेंगे, उन वंशों से ज़्यादा तरह से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, और हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, चाहे एग्जाम किसी भी लेवल का हो। शुरू करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक एक वंश की स्थापना करेगा, उसका नाम होगा गुलाम वंश की स्थापना करेगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो उसने गुलाम वंश की स्थापना करी। तुर्किस्तान का मूल निवासी ऐबक बचपन से ही गुलामी के लिए बेचा गया था। मैंने पहले ही बताया था कि गुलाम कौन होते हैं? सिर्फ सेनापति नहीं होते। गुलाम जो होते हैं वो खरीदे जाते हैं, और जो शासक उन गुलामों को खरीदते हैं वो गुलाम उनकी तहे दिल से सेवा करते हैं, उनके संरक्षण में रहते हैं। मतलब उनका पूरा योगदान, उनका जीवन जो होता है उनके पूरे शासक को समर्पित कर दिया जाता है। इसलिए बताया जाते हैं गुलाम बेचे या खरीदे जाते हैं। निसापुर के एक काजी ने उसे बेचा। निसापुर के एक काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बेचा। फिर कुछ टाइम बाद मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा। मतलब ये खरीदने और बेचने की प्रथा पहले टाइम पर थी। जब उस टाइम अपन जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अपन इस टाइम दिल्ली सल्तनत काल जो अपन पढ़ रहे हैं, खैर अपन इस टाइम तो अभी 1206 में आ गए, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। आगे जैसे चीज़ें बढ़ी और चीज़ों में बदलाव होता गया, अब ऐसा खरीदना या बेचना किसी भी व्यक्ति को कानूनन अपराध माना जाता है, और अब ऐसी चीज़ें भारत में नहीं हो रही। उस टाइम पुरानी हिस्ट्री की बात है।
1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद ऐबक एक मजबूत साम्राज्य स्थापित किया। ये बात सही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मजबूत साम्राज्य स्थापित किया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक योग्य शासक था, योग्य था, एक योग्य गुलाम था मोहम्मद गोरी का। इसलिए मोहम्मद गोरी अपने 3 गुलामों को भारत के जो जीते हुए प्रदेश थे उन्हें छोड़कर गया। पर मैंने जैसे ही बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर क्यों बैठा, क्योंकि वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, वो तो था ही, और साथ में दामाद भी था, और एक योग्य शासक था, एक योग्य था, और उसमें योग्य शासन संभालने की कला थी। इसलिए दिल्ली की गद्दी पर बैठा मोहम्मद गोरी। पर जैसे तो अरबों और तुर्क जो जीते थे, जो वहाँ गजनी मतलब जो और प्रदेश उसने जीते थे, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के ऐबक, अलदौज जो और गुलाम थे उन्होंने शासन किया। पर दिल्ली की मेन गद्दी पर बैठा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफ़ी संघर्षों का सामना किया, क्योंकि वो एक गुलाम था, और गुलाम को शासन संभालना और उसके कुछ जो गुलाम थे वो उसके लिए इतना आसान नहीं रहा। काफ़ी संघर्ष भरा इसका जीवन रहा, और पहले से ही इसकी ज़िंदगी उदासी से ही गुजर रही थी, क्योंकि एक गुलाम था। पर राज्य शासन संभाला तो इसने काफ़ी सीनता से अपना शासन संभाला, क्योंकि इसके लिए उस टाइम शासन संभालना भी बहुत बड़ी चीज़ हो रही थी, क्योंकि गुलाम था, वो कोई राजा नहीं था, गुलाम था, और उसके लिए उसको शासन को संभालना, उसको लेके चलना उसके लिए भी काफ़ी था, क्योंकि उसके जो और कुतुबुद्दीन ऐबक के और गुलाम थे अलग अलग जगहों में, वो भी अपना शासन कर रहे थे। इसलिए इसके खिलाफ विद्रोह बहुत ज़्यादा था। बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक भले ही शासक बन गया, दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना इसने करी, पर वो दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा। जैसे पहले ही बताया है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कोई प्रथम व्यक्ति होगा, वो होगा इल्तुतमिश, वो भी इसका गुलाम होगा, जो इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा, और इसने अपना जितना भी शासन किया वो लाहौर में किया, लाहौर से ही इसने शासन किया। इसने जितना भी अपना शासन किया वो लाहौर से ही किया, ये दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ जैसे मतलब उसने काफ़ी काम करवाए, काफ़ी चीज़ों को उसने सुधार किया। बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो किताब है तकवाते नासिरी में बताया गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को वीर और उदास हृदय का शासक कहा गया था, मतलब इसको एक उदास हृदय का शासक बताया गया था। बताया जाता है ये बहुत दयावान था, उदास हृदय का शासक था, इसीलिए उसे कुरान खा और लाख बख्श भी कहा गया। लाख बख्श मतलब होता है लाखों का दान करने वाला, और कुरान का मतलब होता है जो कुरान पढ़ता है, तो इसे कुरान खा और लाख बख्श भी कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासन ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहा, 1206 से 1210, मतलब 4 साल तक इसका शासन चला। 4 साल तक ये इसने शासन किया लाहौर से, और लाहौर में ही मृत्यु के बाद इसको लाहौर में दफना दिया गया, और लाहौर में इसका मकबरा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 साल के शासन में कुछ सुधार किए जो मुस्लिम धर्म को मतलब मुस्लिम धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम धर्म को प्रचार करते हैं, और आज भी वो चीज़ें हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार का निर्माण मतलब कुतुब मीनार की नींव रखी थी। जो कुतुब मीनार का निर्माण का जो पूरा कार्य है वो इल्तुतमिश करवाएगा, पर कुतुब मीनार की नींव रखने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, और उसके बाद कुतुब मीनार का कुछ जो अधूरा कार्य है वो इसका जो गुलाम, इसका सेनापति जो इल्तुतमिश इसके बाद गद्दी पर बैठेगा, उसने कुतुब मीनार की मरम्मत मतलब पूरा निर्माण करवाया। बताया जाता है कि बिजली के कारण कुतुब मीनार कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था, जो अपन तुगलक वंश में पढ़ेंगे कि तुगलक ने भी मतलब उसका कार्य करवाया, फिर सिकंदर लोदी ने भी करवाया। बहुत सारी चीज़ें अपन आगे तुगलक वंश में और सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ेंगे, तब कुतुब मीनार से रिलेटेड बताएंगे। इसने क्या करा? अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा था। अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जो बताया जाता है एक संस्कृत पाठशाला थी।
संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर इसने अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और दिल्ली में कुड़बत मस्जिद की निर्माण करवाई। कौन सी मस्जिद बनवाई दिल्ली में? कुड़बत मस्जिद की निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ कार्य किए जो मुस्लिम धर्म के लिए उसने बनवाए थे, और जो चीज़ें इसने, जैसे प्रथम मुस्लिम था जिसने भारत में ये सब चीज़ें बनवाई, जैसे कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, कुड़बत मस्जिद बनवाई जो आज सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया जिसे दरगाह कहा जाता है। तो ये सारे कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने करे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में ये सारे कार्य किए और कुछ चीज़ों को उसने सुधार भी किए, जैसे ये सारी चीज़ें बनवाई। राजनीतिक तरीके मतलब उसके सादा सिंपल थे, उसने ज़्यादा अपद्रव अपने जीवन में नहीं किया, और जितने भी उसके विद्रोह थे उसने अपने विद्रोह को दबाने के लिए अपने जो और साथी थे, मोहम्मद गोरी के और गुलाम थे, उनसे इसने रिश्ते बनाए। एक की बेटी से बताया जाता है कि अपने बेटे का विवाह किया, और दूसरा जो गुलाम था अल्तोज, उसकी बेटे के साथ अपने बहन की शादी करी। मतलब इसने एक अपना शासन बनाने के लिए अपने जो गुलाम थे उनको अपना सगा संबंधी बना लिया। इसने इस तरह दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए शासन किया। मतलब एक इसने जो नींव रखी थी गुलाम वंश की, वो उसने बहुत अच्छी तरह से रखी थी। ठीक है, आज कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अपन इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक में है नहीं। जो अपन इल्तुतमिश पढ़ेंगे वो इसके बाद बताएंगे। देखो 1210 में चौगान, लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। मतलब जो चौगान जो एक खेल होता है उसे पोलो बोला जाता है, जिससे घोड़े पर बैठ के खेला जाता है। उसको क्या कहते हैं, उस एक गेम होता है उसमें पोलो में जो बॉल फंसाकर उसको फेंका जाता है, उस टाइप का ये गेम होता है। और उसे खेलते समय इसकी घोड़े से पोलो खेलते समय उससे गिरकर इसकी मृत्यु होगी। मतलब घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, और इसकी जो मृत्यु के बाद इसे लाहौर में दफनाया गया। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा बना। बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र आराम शाह को उसका पुत्र बताया भी जाता है, नहीं बताया, जैसे आराम शाह सेपरेट आपको नहीं पढ़ाएंगे, इसमें बता देते। आराम शाह गद्दी पर बैठा, मात्र 1 साल के लिए आराम शाह गद्दी पर बैठेगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा बताया जाता है। कुछ इतिहासकार उसको मानते भी हैं और कुछ इस बात को नहीं मानते। वो मानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई बेटा नहीं था, पर कुतुबुद्दीन का बेटा आराम शाह बताया जाता है, जो इसके बाद गद्दी पर बैठा है। क्योंकि कभी क्वेश्चन बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो आराम शाह एक अयोग्य शासक रहा, और अयोग्य शासक होने के कारण उसके खिलाफ विद्रोह होने लगे, प्रजा उसके खिलाफ खड़ी होने लगी। इसलिए ये एक योग्य शासक के रूप में इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम माना जाएगा, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। और इल्तुतमिश अपने आप को मुगल मतलब अपने आप को सुल्तान घोषित करेगा, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कोई प्रथम व्यक्ति होगा वो है इल्तुतमिश। जैसे गुलाम वंश अपन 2 चीज़ों को पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। कुतुबुद्दीन और आराम शाह दोनों ही दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठेंगे, पर इल्तुतमिश जो होगा वो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा और अपने आप को सुल्तान घोषित करेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं करा, इसने अपना सारा शासन लाहौर से ही किया। लाहौर से इसने सब कुछ संभाला, साधाही तरह से इसने शासन किया, क्योंकि भारत में अगर वो किसी वंश की नींव रख रहा था, इसलिए उसका विद्रोह ज़्यादा पद नहीं रहा। उसने अपने विद्रोह और अपने जो राज्य को काफ़ी अच्छी तरह से संभाला। कुतुबुद्दीन ऐबक से लगभग इतने ही क्वेश्चन माना जाते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, अजमेर में मस्जिद बनवाई, और 1210 में 4 साल के शासक तो था ही उसका, और 1210 में उसकी मृत्यु हो गई पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक में इतना ही। आगे अपन जब इल्तुतमिश और पढ़ेंगे तो उसमें